MS एक्सेल इन जस्ट 15 मिनट्स। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। आप यहाँ से कोई टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लैंक के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाता है और ये जो एरिया है ये रिबन कहलाता है और ऊपर आपको मुख्तलिफ टैब्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको काफ़ी सारे मज़ीद जो ऑप्शंस हैं वो मिल जाते हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर नीचे आपको शीट नज़र आ रही हैं, जैसे कि MS वर्ड में पेजेस होते हैं, MS एक्सेल में शीट्स होती हैं। तो यहाँ पर शीट 1 है। मज़ीद शीट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर आपने प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है और आप मज़ीद शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको शीट को जूम कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सेल्स कहलाते हैं और ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स ऊपर नज़र आ रहे हैं ये कॉलम्स हैं, यानी कि C कॉलम है, ये E कॉलम है, ये H कॉलम है। और ये जो 3, 4, 5, 6 ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये रोज़ हैं। ठीक है, जब आप 4 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 4th रो सेलेक्ट हो जाएगी, 7 के ऊपर क्लिक करेंगे तो 7th रो सेलेक्ट हो जाएगी इस तरह से। और अगर आप D के ऊपर क्लिक करेंगे तो D कॉलम इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। और ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं ये सेल्स हैं। मैं यहाँ से इनको जूम कर लेता हूँ। और हर सेल का जो है अपना एक एड्रेस होता है जो कि उसके कॉलम और रो के ज़रिए बनता है। जैसे कि ये सेल है, इसका जो कॉलम है वो C है और रो जो है 3 है, तो इसके लिए इसका नेम हो गया C3। तो अब हम एक सिंपल सा लेआउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट और यहाँ पर अब मैं अगले सेल में क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप सिंपल टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारी जो एंट्रीज़ हैं वो हो चुकी हैं। और अगर इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और कहीं पर भी आप क्लिक करके मज़ीद कुछ एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट क्लिक करके एडिटिंग करना शुरू कर दी तो पहले वाला लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से अंडू करूँगा और अगर आपने इसी को चेंज करना है तो आपने डबल क्लिक करके इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है। तो मैं एंटर प्रेस कर लेता हूँ। और अगर इस कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप लेंथ को, तो आप इस तरह इसको पकड़ के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो फुली उसके अंदर फिट हो जाए। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस तरह से आप इसकी जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के हिसाब से ऑटो फिट हो जाएगी, यानी कि जितनी ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद एक्सेल उतनी कर देगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखें ऑटोमेटिकली उसने इसको फिट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इन दोनों को कलर अप्लाई कर देता हूँ और बॉर्डर्स भी मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो मैं अभी नहीं करना चाहता। और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर लिखना चाहता हूँ या फिर मैं नीचे यहाँ पर मैं इनको बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं कोई सा भी बॉर्डर चूज़ कर लूँगा। तो मैं ऑल बॉर्डर चूज़ करूँगा। ये बॉर्डर्स मैंने इसलिए चूज़ किए हैं क्योंकि जब प्रिंट होता है तो ये वाली जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं ये प्रिंट में शो नहीं होती, जो हम खुद बॉर्डर अप्लाई करते हैं वो शो होती हैं। मैं आपको प्रिंट वाले प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। अगर आप कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ जो हमने बॉर्डर अप्लाई किए हैं वही शो हो रहे हैं, जो हमें शीट में शो हो रहे थे वो नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने बॉर्डर अप्लाई किए हैं और यहाँ पर अब हमने सीरियल नंबर लिखना है। तो मैं इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करके कॉपी करूँगा और यहाँ पर अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। सिंपल आपने माउस के ज़रिए इसको ड्रैग करना है, सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये कॉपी हो जाएगी फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पर अब मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है 1 2 3 इस तरह से। तो मैं एक बार 1 लिखूँगा, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर 2 लिखा, फिर एंटर किया। अब फॉर एग्जांपल नीचे आपके पास 30 तक लिस्ट है या 100 तक है, तो आपने इस तरह से टाइप नहीं करना। आप सिंपल इसको क्या करें, दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप क्लिक करके ये जो आपको स्क्वायर छोटा सा नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ। तो ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो सारी आपकी लिस्ट एंड तक क्रिएट कर देगा जहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ और इसी तरह से आप मज़ीद लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मंडे लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्यूसडे, मैंने 2 लिखे और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसको अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँ तो आप देखें यहाँ पर एक्सेल खुद ब खुद जो है वो आगे लिस्ट क्रिएट करता चला जाएगा।
और अगर मैं फुल लिखूँगा यहाँ पर मंडे तो ये इस तरह से क्रिएट करना शुरू कर देगा। मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पर देखें ये इस तरह से क्रिएट कर देगा। या फिर अगर मैं यहाँ पर जनवरी और फेब लिखता हूँ तो आप देखें कि ये इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ये आखिर तक ये खुद ब खुद लिस्ट क्रिएट कर देगा। और अगर हम फॉर्मेटिंग ये क्लियर करना चाहते हैं, कोई कलर वगैरह नहीं अप्लाई करना चाहते तो हम यहाँ पर इन क्लियर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लियर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अगर एक और तरीका होता है ऑटोफिल लिस्ट का कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 चाहिए, उसके बाद 4 चाहिए, तो अब नेक्स्ट जो होगा वो 6 आना चाहिए, तो इतना ही काफ़ी है। तो उसके बाद अब हम इसको एंड तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 2 के गैप से इसने पूरी लिस्ट क्रिएट कर दी है। तो इस तरह से आप MS एक्सेल में ऑटोफिल लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट के बटन से इसको डिलीट कर दूंगा। और अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट और प्राइस की एंट्रीज़ करनी है, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसमें सिर्फ कीबोर्ड और माउस लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बार बार नहीं लिखूँगा, मैं एक ही बार क्या करूँगा, डाटा में आ जाऊँगा। इसको मैं पूरे कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने लिस्ट को सेट कर लेना है और यहाँ पर जितनी आपने चीज़ें लिखनी है, जैसे कि मैं सिर्फ 2 चीज़ें लिखना चाहता हूँ, कीबोर्ड कोमा प्रेस करेंगे और माउस। तो कीबोर्ड कोमा माउस यानी कि 2 चीज़ें हमने लिख ली और हम ओके क्लिक करेंगे। तो अब आप देखें कि हमारे पास ही नीचे एक एरो आ रहा है। तो जैसे ही हम एरो के ऊपर क्लिक करेंगे हमें 2 ऑप्शन मिल जाएंगे जिनके ज़रिए हम आसानी से तेज़ डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कीबोर्ड सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं माउस सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर दोबारा से माउस और यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर माउस और यहाँ पर कीबोर्ड। और यहाँ पर अगर मैं कुछ और लिखता हूँ, लेट से मैं CPU लिखूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ जाएगा कि ये चीज़ आपने लिस्ट में नहीं लिखी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। अगर आपको इसी तरह चाहिए तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी हमारी कोई एंट्री हो जाए तो आपने डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने एरर अलर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस पहले चेक को हटा देना है और ओके कर देना है। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ और लेट से CPU टाइप करूँगा तो हमें एरर नहीं मिलेगा, यानी कि हम लिस्ट में से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं और ख़ुद से भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिस्ट में से ही टाइप कर लेता हूँ कीबोर्ड। और अब यहाँ पर मैं इसको डबल क्लिक करके कॉलम को ऑटो फिट कर लूँगा, क्योंकि आप देखें हमारे जो D है वो कॉलम से बाहर जा रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर लूँगा। और यहाँ पर अब प्राइस में भी हमने वही काम करना है कि मैं कीबोर्ड की फॉर एग्जांपल 700 लिखना चाहता हूँ और माउस की 200। तो मैं बार बार नहीं लिखूँगा, मैं सिंपल यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाकर लिस्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक बार लिख दूँगा 700 कोमा और लेट से 400। ठीक है, मैंने ओके किया और यहाँ पर जहाँ कीबोर्ड होगा वहाँ मैं 700 को सेलेक्ट कर लूँगा और जहाँ माउस होगा वहाँ पर मैं 400 को सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैं इनको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। और अब मुझे अगर इनको प्लस करना है तो एक तरीका ये है कि हम होम टैब में आ जाते हैं और सिंपल यहाँ पर ऑटो सम के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करके एंटर करेंगे तो खुद ब खुद एक्सेल जो है वो ऊपर वाली सारी एंट्रीज़ को सम कर देगा। लेकिन अगर आप इसको खुद करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आपने टाइप करना है एक्सेल में, जब भी हम कोई फार्मूला टाइप करते हैं तो हमने सबसे पहले इक्वल लिखना होता है, उसके बाद हमने फार्मूला का नेम और उसके बाद ब्रैकेट ओपन और उसके बाद हमने सेल्स सेलेक्ट करने होते हैं। आप एक सेल ये सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप जो अगर आपने अलग-अलग करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने वो वाला किया है, उसके बाद मैं कंट्रोल की के साथ ये वाला कर लूँगा, फिर मैं ये वाला कर लूँगा और इस तरह से ये वाला। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं अलग-अलग अगर सेल करना चाहें। लेकिन अगर आप एक ही बार में सबको इकट्ठा सेलेक्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। मैंने बैक स्पेस से सारा रिमूव कर दिया और एक ही बार में मैंने इन सबको पूरी रेंज को सेलेक्ट करके मैंने ब्रैकेट क्लोज़ की और एंटर किया। तो आप देखेंगे ये हमारे पास दोबारा से आंसर आ गया। तो ये इस तरह से आप सम कर सकते हैं। अब मैं आपको माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये चीज़ें बता देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर मैं लिख लूँगा सेल प्राइस और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई चेंजिंग करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। आपको बार बार कुछ भी चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें आप, हमारा जो रिज़ल्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, यानी कि सिर्फ आपने एक्सेल में एक बार फार्मूला अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस में लेट से 700 लिखता हूँ और सेल प्राइस में अगर मैं 1000 लिख देता हूँ तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो हम लिखेंगे इक्वल
और इस सेल में से हमने माइनस कर देना है ये वाला सेल। एंटर करेंगे तो आप देखें हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ चुका है। तो अब अगर यहाँ पर कोई चेंजिंग वगैरह करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट है ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। इसी तरह से अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 1 कीबोर्ड या फिर 1 माउस की जो प्राइस है वो 400 है। तो मैं यहाँ पर 400 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ओ की बजाय 0 लिख दिया था तो मैं 1 ओ कर दूँगा और ये 1 माउस। और अगर मैं यहाँ पर लेट से 10 माउस की कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और यहाँ पर अब मुझे क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मैं इक्वल टाइप करूँगा दिस सेल और अब मल्टीप्लाई के लिए आपने शिफ्ट के साथ 8 वाला बटन प्रेस करना है तो आपका जो है मल्टीप्लाई वाला साइन आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि हमने 10 माउस की निकालनी है तो हम 10 लिखेंगे और एंटर करेंगे। आप देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक रिज़ल्ट आ चुका है। अगर एक माउस 500 का है तो 10 5000 की हो जाएंगे। इस तरह ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट चेंज होता रहेगा। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर लेता हूँ। और अब अगर आपने डिवाइड करना है तो भी आप सिंपल वही तरीका है, यहाँ पर हम इसको डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर लेट से 10 माउस की हम खुद लिख लेते हैं 5000, ठीक है। और अगर हमने एक की निकालनी है तो हमने डिवाइड करना है। अब तो हम क्या करेंगे इक्वल टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ 1 माउस जो कि है 500, या फिर हाँ मैं 500 लिख देता हूँ और एंटर करूँगा। तो डिवाइड के लिए आपने ये वाला बटन प्रेस करना है और एंटर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। तो इस तरह से आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि आप परसेंटेज किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल मार्क्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब देखें यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है वो इस कॉलम में पूरा नहीं आ रहा, तो मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट कर लूँगा। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ परसेंटेज और एंटर करूँगा और इसको भी मैं ऑटो फिट कर लेता हूँ। तो टोटल मार्क्स में यहाँ पर लिखता हूँ लेट से 1100 और ऑब्टेन्ड में हम लिख देते हैं 1054। एंड परसेंटेज अब हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और हम एंटर करेंगे, या फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और एंटर करेंगे तो हमारे पास जो है परसेंटेज आ चुकी है 95%, ठीक है। अब इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं, पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यूज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ कम होती जाएंगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ज़्यादा होती जाएंगी। तो मैं इसको कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इसको लेफ़्ट साइड पर करना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। इसी तरह से अगर ये वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको मैं लेफ़्ट साइड पर कर देता हूँ और इस कॉलम को मैं ऑटो फिट कर देता हूँ। तो हमारे पास ये 96% आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आप देखें परसेंटेज का साइन नहीं आ रहा। तो उसका एक और तरीका है कि हमने यहाँ पर 100 यहाँ से आपने हटा देना है। मैं फार्मूला एडिट करने के लिए आपने डबल क्लिक करना है, ठीक है, फार्मूला शो हो जाएगा और हम इस 100 को हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे, या फिर अगर आपके पास ये वाली जगह शो नहीं हो रही, आप एक्सेल का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपने कंट्रोल 1 प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल 1। तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है और आपको सैम्पल में नज़र आ रहा है कि ये रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, तो आपने ओके कर देना है। तो आप देखें हमारा जो परसेंटेज का साइन है वो भी अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 100 को रिमूव क्यों किया था। अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूँगा तो आप देखें हमारा जो रिज़ल्ट है काफ़ी गलत आ गया है। ये इसलिए है क्योंकि जब हम परसेंटेज का फॉर्मेट अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो 100 से मल्टीप्लाई कर देता है, और एक बार हमने खुद कर दिया तो ये 2 बार 100 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए आंसर गलत आ रहा है। तो हमने जब परसेंटेज फॉर्मेट अप्लाई करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने जस्ट डिवाइड करके 2 नंबर्स को और उसके ऊपर परसेंटेज का फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो है डमास रूल। यानी कि जैसे हम मैथ में कोई क्वेश्चन सोल्व करते हुए इस रूल का ध्यान रखते हैं कि पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। एक्सेल में भी ये चीज़ फॉलो होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इक्वल 5, मैं यहाँ से कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ इक्वल वाला बटन प्रेस करूँगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ 3। उसके बाद मल्टीप्लाई मैं टाइप करूँगा और मैं 2 लिखूँगा। उसके बाद माइनस मैं लिख देता हूँ 10,
और डिवाइड बाय 2। तो इसके बाद मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखें हमारे पास आंसर क्या आया है 6। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को कैलकुलेटर से करें, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हमने लिखा था 5 + 3, तो अगर मैं पहले करूँ 5 + 3 तो आप देखें 8 आ गया। उसके बाद मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो मल्टीप्लाई 2 तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं -10 करता हूँ तो ये हमारे पास 6 आ गया। और उसके बाद हम करते हैं डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे पास इस तरह से अगर हम बगैर डमास रूल के फॉलो किए हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह से रिज़ल्ट आएगा। लेकिन एक्सेल जो है वो डमास रूल को फॉलो करता है, तो हमने ये वाला रिज़ल्ट हमें मिला है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि एक्सेल में डमास रूल फॉलो होता है। चीज़ पहले करवाना चाहते हैं तो आप उसके बाहर ब्रैकेट लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इधर माइनस में इधर ब्रैकेट लगा दूंगा, तो आप देखें यहाँ पर पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -10, या फिर अगर मैं इधर 10 लिखता हूँ और इधर मैं 2 लिख देता हूँ, तो अब आप देखें जो हमारा रिज़ल्ट है वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब इसका जैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। 10 - 2 8, ठीक है। उसके बाद उसने डिवाइड किया 8 को 2 से, 2 4 8 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। और फिर 12 को 5 में प्लस किया तो फिर 17 आ गया, ठीक है। तो डमास रूल यानी कि एक्सेल में फॉलो होता है और डिवाइड से पहले ब्रैकेट सोल्व होती है। तो आई होप सो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई भी अपनी कैलकुलेशन वाला काम इजीली कर सकेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।